हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज। आज तारीख है 30 सितंबर 2020। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज। क्वेश्चंस की ओर बढ़ने से पहले हमारे कुछ पेड सब्सक्रिप्शंस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं। ईयरली प्लान जो है 499 रुपीज़ का है, मंथली जो है 99 रुपीज़ का और एनसीईआरटी 299 रुपीज़ का है। अगर आप ईयरली प्लान लेते हैं तो आपको करना क्या होगा, 499 रुपीज़ आपको गूगल पे या फ़ोनपे करना है रिस्पेक्टिव नंबर पे। उसके बाद स्क्रीनशॉट को शेयर करना है व्हाट्सएप पे। जैसे आप स्क्रीनशॉट को शेयर करते हैं आप ये सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर पाएंगे और साथ में जो भी हम लोग करंट अफेयर डिस्कस करेंगे उसके पीडीएफ नोट को भी अवेल कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो नागोर्नो काराबक रीजन के बारे में है। ये हाल में ही न्यूज़ में था। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। हमें ये बताना है जो टेरिटरी है वो किन दो कंट्रियों के बीच में लाई करती है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। इजराइल पैलेस्टीन, इंडिया एंड चाइना, चाइना एंड भूटान, आर्मेनिया और अजरबैजान। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ही ना आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूट जो है वो री इरप्ट हो गया है। क्यों? नागोर्नो काराबक रीजन को लेके। इसीलिए जो रीजन था वो न्यूज़ में था। देखिए जो आर्मेनिया और अजरबैजान है ना वो पार्ट है किसका, ट्रांस कॉकेशिया और साउथ कॉकेशिया का। क्यों? क्योंकि ये सदर्न कॉकेशिया माउंटेन्स की विसिनिटी में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई आर्मेनिया और अजरबैजान के बारे में। जोग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं इनका। देखिए अगर जोग्राफिकल लोकेशन में देखेंगे तो ये आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है और ये जो रेड वाला पोर्शन है ना यही है नागोर्नो काराबक वाला रीजन। इसी रीजन को लेके दोनों कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो रेड सैंडलवुड के बारे में है। तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो रेड सैंडलवुड है वो एंडेमिक है वेस्टर्न हिमालयाज़ में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो रेड सैंडलवुड है वो यूजुअली ग्रो करते हैं अंडर कूल टेम्परेट क्लाइमेट में। हमारा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है कि जो रेड सैंडलवुड है वो अपने रिच ह्यू और थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से जाने जाते हैं। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग रेड सैंडलवुड। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, दूसरा वाला भी इनकरेक्ट है, लेकिन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंडिया के सैंडलवुड ट्रीज़ है ना वो फेस कर रहे हैं सैंडलवुड स्पाइक डिजीज़ को। इसीलिए जो सैंडलवुड था वो न्यूज़ में था। देखिए जो रेड सैंडलवुड है ना उसको हम लोग रेड सैंडल्स के नाम से भी जानते हैं और ये एंडेमिक है साउथ इंडिया में, ना कि वेस्टर्न हिमालयाज़ में। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए जो रेड सैंडलवुड है वो पाया कहाँ जाता है, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में। कहाँ पे? पालाकोंडा और शेषाचलम हिल रेंजेस में, जो कि लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में। ये और भी कहाँ पाया जाता है, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में भी। देखिए जो रेड सैंडल है वो यूजली ग्रो करता है रॉकी, डिग्रेडेड और फैलो लैंड में। ठीक है, विथ रेड सॉइल एंड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे मेंशन था टेम्परेट कूल क्लाइमेट। ठीक है, जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है उसको देख लेते हैं। देखिए IUCN की रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटन्ड की कैटेगरी में रखा गया। पहले ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ की कैटेगरी में था। देखिए ये जो रेड सैंडलवुड है ना वो जाना जाता है रिच ह्यू और थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। इसीलिए जो तीसरा स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट था। कुछ और भी इसकी मेजर डिमांड है, पर्टिकुलरली चाइना और जापान में कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट की तरह भी यूज़ किया जाता है। इसका जो यूज़ होता है वुड वर्क के लिए भी किया जाता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी रेड सैंडलवुड का यूज़ किया जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई रेड सैंडलवुड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भगत सिंह के बारे में है। हमें ये बताना कि कौन कौन सी इंसिडेंट जो है वो भगत सिंह से एसोसिएटेड है। तो आइए इंसिडेंट्स को देख ले। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी केस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, प्रोटेस्ट अगेंस्ट साइमन कमीशन। तो बताइए कौन कौन से इंसिडेंट से एसोसिएटेड है भगत सिंह। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इन तीनों के तीनों इंसिडेंट से एसोसिएटेड है भगत सिंह। तो ऑप्शन जो डी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए 28 सितंबर को रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर भगत सिंह की जो होती है वो बर्थ एनिवर्सरी होती है। इसलिए जो भगत सिंह थे वो न्यूज़ में थे। देखिए 1928 में साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के दौरान लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है और भगत सिंह जो है उस चीज़ का रिवेंज लेने के लिए प्लान बनाते हैं जेम्स ए स्कॉट को किल करने का, इनका मर्डर करने का, असैसिनेट करने का। लेकिन वो क्या करते हैं, गलती से जेपी सॉन्डर्स को किल कर देते हैं। तो ये जो फेमस इंसिडेंट है ना उसको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के नाम से जाना जाता है, जो कि 1929 में हुई थी। और भगत सिंह और बीके दत्त ने मिलकर 8 अप्रैल 1929 को क्या किया था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया था।
वो किस चीज़ के अगेंस्ट था? वो एक रिस्पॉन्स था फॉर्मुलेशन ऑन डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ था। तो ये जो तीनों के तीनों इंसिडेंट है ना, उनसे जो है भगत सिंह जो है वो एसोसिएटेड है, इसलिए तीनों के तीनों जो इंसिडेंट थे वो बिल्कुल करेक्ट थे रिगार्डिंग भगत सिंह। ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई भगत सिंह के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो मरकोसर ब्लॉक के बारे में है। हमें ये बताना है कि कौन कौन सी कंट्री जो है उसकी फुल टाइम मेंबर है। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और वेनेजुला। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो फुल टाइम मेंबर है वो है अर्जेंटीना और ब्राज़ील। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो ब्लॉक है ना वो इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में बाय ट्रीटी ऑफ सनकन, और लेटर इसको अमेंड भी किया गया और अपडेट भी किया कब? 1994 में बाय ट्रीटी ऑफ यूरोप्रीटो। इसके फुल टाइम जो मेंबर है वो है अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पैराग्वे, उरुग्वे। और जो वेनेजुला इसका जो मेंबरशिप थी ना वो सस्पेंड कर दी गई थी 2016 में, इसीलिए वेनेजुला अब इसका फुल टाइम मेंबर नहीं है। ये चारों कंट्रीज़ की मेंबर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस ब्लॉक के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया में। तो इनिशिएटिव्स को देख लेते हैं। दीक्षा मोबाइल ऐप, स्वयं प्रभा, प्रज्ञाता गाइडलाइंस। तो बताइए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये तीनों के तीनों इनिशिएटिव लिए गए हैं एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए हाल में ना उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे रहते हैं ना उनको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करेगी रेडियो की मदद से, क्योंकि जो ये रिमोट एरियाज़ है ना वहाँ पे पुअर मोबाइल कनेक्टिविटी है, तो ऑनलाइन क्लासेस जो है ना वो फेल हो जा रही हैं। इसलिए उन्होंने रेडियो की मदद ली है इन क्लासेस को कंप्लीट कराने के लिए। तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। तो देखिए जो दीक्षा पोर्टल है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं। दीक्षा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? MHRD के द्वारा 2017 में। ठीक है, ये एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि टीचर्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है लर्निंग के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, यानी ये जो पोर्टल है वो टीचर्स को एजुकेट भी करता है, उनको ट्रेन भी करता है और साथ में मदद करता है टीचर कम्युनिटी से कनेक्ट करने में भी। ठीक है, स्वयं प्रभा जो पोर्टल है वो किसका है? केंद्रीय विद्यालय संगठन का है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लेक्चर्स अवेलेबल हैं DTH के माध्यम से और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? मदद करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग में। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। देखिए जो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ना मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने हाल में ही कुछ गाइडलाइंस रिलीज़ किए हैं डिजिटल एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, जिसको टाइटल दिया गया है प्रज्ञाता। अब इस प्रज्ञाता के अंतर्गत क्या है वो देख लेते हैं। इसके अंदर कुछ गाइडलाइंस है वो इंक्लूड करती है 8 स्टेप ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग को। ये स्टेप कौन कौन से हैं? प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट। ठीक है, साथ में ये एनविजन करता है कि जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनको कन्वर्ज कर दिया जाए आपस में। कौन कौन से वो डिजिटल एजुकेशन के माध्यम है, कौन कौन से को कन्वर्जेंस किया जाएगा? स्वयं प्रभा, स्वयं, दीक्षा, रेडियो वाहिनी और शिक्षा वाणी। तो इन सारों को कन्वर्ज कर दिया जाएगा इस गाइडलाइन के अंतर्गत। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इसके बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 6th क्वेश्चन है वो एक टर्म के बारे में। वो टर्म है टू बिग और टू इम्पॉर्टेंट टू फेल। ये कभी कभी न्यूज़ में देखा जाता है। हमें ये बताना है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं। USA की इकनॉमी से, इंडिया की इकनॉमी से, और RBI से, या डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेड इंश्योरेंस से। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो टर्म है वो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस के रेफरेंस में न्यूज़ में आता है। तो ऑप्शन जो डी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए इसके ऊपर हमने कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसमें मैंने 3 इम्पॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी के नाम बताए थे जो DSSI की लिस्ट में आती हैं। तो आपको करना क्या है? कमेंट सेक्शन में उन तीनों का नाम मेंशन करना है। ठीक है, अब जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए DSSI रेफ़र करती है उन इंश्योरेंस कंपनीज़ को जिनका साइज़ जो है बहुत बड़ा है, मार्केट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो डोमेस्टिक बात कर लें या ग्लोबल इंटरकनेक्शन की बात कर लें। तो दोनों की जगह उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और साइज़ बहुत बड़ा है। अब देखिए अगर इन इंश्योरेंस कंपनी में डिस्ट्रेस आ जाए ना या फेल कर जाए ऐसी कंपनियां, तो वो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट कॉज कर सकती है डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम पे। तो ये हो गया DSSI के बारे में। देखिए DSSI से रिलेटेड ना
एक टर्म आता है, टू बिग और टू इम्पोर्टेंट टू फेल, और ये टर्म जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, और यूपीएससी भी ऐसे ही टर्म लिख के कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेती है डायरेक्ट कि बताइए जो टर्म है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी का और बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। फर्दर इन्फॉर्मेशन में यही मेंशन है कि जैसे ये आपको पता है ये इंश्योरेंस कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, किसी भी डोमेस्टिक किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम के लिए। तो इनका जो काम है ना वो कंटिन्यू चलना चाहिए, अनइंटरप्टेड होना चाहिए। अगर इंटरप्टेड चलता है तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कॉज कर सकती है इकोनॉमी के ऊपर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई DSSIs के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 7th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन की गई है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो पिनाका है वो एक तरह की फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसका रेंज क्या है 75 किलोमीटर से ज़्यादा है। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये एक तरह का वेपन सिस्टम है जो कि डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है पुणे बेस्ड DRDO लैब के द्वारा और आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके रिगार्डिंग। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो होता है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ना वो इंडिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है जिसका इंडक्शन हो चुका है किसमें, आर्म फोर्सेस में। DRDO ने क्या किया है, हाल में ही पिनाका रॉकेट सिस्टम को हैंड ओवर किया है किसको, अथॉरिटी होल्डिंग सीट पर्टिकुलर्स ऑफ द सिस्टम टू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। तो इनको हैंड ओवर कर दिया गया है ये रॉकेट सिस्टम। नीचे कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं पिनाका रॉकेट सिस्टम के बारे में, उसको देख लेते हैं। देखिए जो पिनाका रॉकेट सिस्टम है ना वो एक तरह का फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसका रेंज क्या है 37.5 किलोमीटर। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ पे 75 किलोमीटर मेंशन था। देखिए पिनाका रॉकेट जो है ना वो लॉन्च की जा सकती है मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम में। मतलब क्या होता है, एक रॉकेट सिस्टम होता है, मतलब एक गाड़ी होती है उसके ऊपर एक रॉकेट सिस्टम लगा होता है जिसमें बहुत सारे बैरल बने होते हैं। तो उसमें बैरल्स में पिनाका रॉकेट सिस्टम को भर दिया जाएगा और एक साथ 12 रॉकेट, मतलब कहने का मतलब एक साथ तो नहीं, मतलब 44 सेकंड में 12 रॉकेट जो है वो लॉन्च किए जा सकते हैं इस बैरल से। ठीक है, तो कि ये जो वेपन सिस्टम है वो डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया है, ये डिज़ाइन किया गया है पुणे बेस्ड DRDO लैब के द्वारा। उस लैब का नाम क्या है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई पिनाका के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन किए हैं, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि फेसलेस अपील के अंतर्गत जितने भी इनकम टैक्स की अपील है उनको फाइनलाइज किया जाएगा फेसलेस मैनर में अंडर द फेसलेस इकोसिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है जो फेसलेस इनकम टैक्स अपील सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं होता है ऐसे केसेस पे जो कि रिलेटेड है इंटरनेशनल टैक्स से या ब्लैक मनी एक्ट से। तो हमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बताने देता हूँ, पहला स्टेटमेंट वो करेक्ट है, दूसरा वाला भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो सी होता है वो करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया है रिगार्डिंग फेसलेस इनकम टैक्स अपील सिस्टम। ठीक है, इसीलिए जो था वो न्यूज़ में था। देखिए इस सिस्टम के अंतर्गत किया क्या जाएगा, ये जो सिस्टम है ना वो ऑनर करता है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को कंट्री में और साथ में प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी को टैक्स कलेक्शन में। ठीक है, इस सिस्टम के अंतर्गत क्या होगा, फेसलेस अपील के अंतर्गत सारी इनकम टैक्स अपील को लाया जाएगा और सारे जो मैटर होंगे ना उसको फेसलेस मैनर में फेसलेस इकोसिस्टम में रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, या फाइनलाइज किया जाएगा। इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल करेक्ट था। देखिए जो सिस्टम है ना वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, कौन कौन से केसेस में। तो ये ऐसे केसेस में नहीं एप्लीकेबल है जहाँ पे सीरियस फ्रॉड का केस हो, मेजर टैक्स इवेजन का केस हो, सेंसिटिव या सर्च मैटर्स हो, इंटरनेशनल टैक्स हो या ब्लैक मनी एक्ट हो। तो ये सारे जगह ये जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई सिस्टम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 9th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट्स मेंशन की गई हैं, तो इस स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होता है ना वो एक कॉपर बेस्ड होलोग्राम प्लेट होता है जो कि मैन्युफैक्चर किया जाता है एक प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेस है हॉट स्टैंपिंग एंड लेज़र ब्रांडिंग। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये जो प्लेट है वो मदद करती है अथॉरिटीज़ की ट्रैक करने में, ऑथेंटिकेट करने में व्हीकल ओनरशिप को। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में।
देखिए हाल में ही ना जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होते हैं ना, उनकी बुकिंग प्रोसेस को ईजियर बना दिया गया है, इसीलिए जो नंबर प्लेट्स थे वो न्यूज़ में थे। देखिए जो ये नंबर प्लेट्स होते हैं ना वो क्रोम बेस्ड होलोग्राम प्लेट होते हैं, ना कि कॉपर बेस्ड, इसलिए जो पहला स्टेटमेंट था वो बिल्कुल गलत था। देखिए मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हॉट स्टैंपिंग और लेज़र ब्रांडिंग की मदद से, और इसके अंदर क्या होता है, इस प्लेट के अंदर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको डुप्लीकेट नहीं किया जा सकता, और ये जो नंबर है वो लिंक्ड रहता है सेंट्रल वेहिकुलर डेटाबेस यूनियन गवर्नमेंट के। ठीक है, अब इससे करने से फ़ायदा क्या होगा ये जान लेते हैं। फ़ायदा ये होगा कि देखिए ये जो प्लेट है ना वो मदद करते हैं अथॉरिटीज़ को व्हीकल ओनरशिप की ऑथेंटिसिटी को ट्रैक करने में, जिससे कि क्रिमिनल प्रूफ करने में हेल्प मिलेगी, इलीगल सेल को कर्ब किया जा सकता है ग्रे मार्केट में, थेफ्ट को कम किया जा सकता है, और नंबर प्लेट की जो फॉर्जरी होती है ना उसको भी कर्ब किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 है ना, उसका जो रूल 50 है उसको अमेंड करके इंडिया में ये हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है ना उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस नंबर प्लेट के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। जो हमारा 10th क्वेश्चन है उसमें कुछ स्टेटमेंट मेंशन की गई है, तो आइए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कहता है जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर है वो एक तरह का ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट है जो कि स्टार्ट किया गया था 2018 में। हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये कहता है ये एक तरह का इंटरनेशनल मूवमेंट है जो कि स्टार्ट किया गया है स्कूल स्टूडेंट्स के द्वारा, जो अपना टाइम निकालते हैं क्लास से और पार्टिसिपेट करते हैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन में और डिमांड करते हैं कि एक्शन लिया जाए ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए। तो बताइए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन जो सी होता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट है ना वो एक तरह का ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुआ था अगस्त 2018 में। हुआ क्या था कि ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट किया गया था 15 ईयर ओल्ड किड के द्वारा। मतलब आप सोच सकते हैं कि 15 साल का छोटा बच्चा ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ एक स्ट्राइक मूवमेंट स्टार्ट करता है जो कि एक तरह का ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट बन जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि छोटे छोटे लोग इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं और हम लोग अपनी कैपेसिटी को कम समझते हैं। तो अपनी कैपेसिटी को कम मत समझिए, यूपीएससी की तैयारी जम के करिए, और आई विश कि जो जो एस्पिरेंट्स इस तैयारी में लगे हैं उनको जल्द से जल्द सक्सेस मिले। देखिए स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था वो देख लेते हैं। ये स्टार्ट किया गया था ग्रेटा थुनबर्ग के द्वारा स्वीडन में। ये एक तरह का इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसमें क्या होता है स्कूल स्टूडेंट जो होते हैं ना वो क्लास से मतलब जो अपना क्लास को ऑफ करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं इस डिमॉन्स्ट्रेशन में और डिमांड करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट किया जाए फर्दर। तो देख सकते हैं मतलब एक छोटे के बच्चे से द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ और बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं वो इतने समझदार हैं कि वो अपना स्कूल ऑफ करके इस ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक तरह का बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया और ये हमेशा न्यूज़ में रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट के बारे में। चलिए बढ़ते आगे। ओके, वी हैव रीच टू द एंड। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो नॉलेजफुल, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अमॉन्ग योर फ्रेंड्स. And if you want to access our free study material, you can join our Telegram group. The link will be provided in the description box. And thanks a lot for your support. Thank you for watching this video. Have a good day.